विजिबल है स्क्रीन सभी को? यस मैम। ओके, सो हमने कल लास्ट पढ़ा था सेंसरी और मोटर नर्व्स, है ना। 3 टाइप ऑफ नर्व्स हमने पढ़े थे, जिसमें एक टाइप क्या था सेंसरी, दूसरा क्या था मोटर, और तीसरा था मिक्स्ड, राइट। अब ये देखिए, ये जो सेंसरी है, इस पिक्चर से आपको एकदम क्लियर समझ आएगा कि आपको इस पिक्चर में बताया है कि प्यास लग रही है आपको, ठीक है। ये जो सेंस जनरेट हुआ, ये आपके कहा मुंह के सेल्स में हुआ, जिसको हम बकल कैविटी बोलते हैं। ज्यादातर होता है ना, ओंठ सूखने लगते हैं, गला सूखने लगता है जब आपको प्यास लगती है। अब यहाँ के सेल्स ने, ये सारे जो गले के सेल्स हैं, इन्होंने इस मैसेज को, यहाँ पर जो सेंसरी नर्व्स हैं, उन्होंने इस मैसेज को कहाँ पहुंचाया, ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन के उस पार्ट में ये पहुंचे जहां पर इससे रिलेटेड फंक्शन होते हैं। वहां पर ब्रेन ने डिसीजन लिया कि क्या करना है आपको, और वहां पर जो मोटर नर्व्स हैं, उनके थ्रू उन्होंने इस मैसेज को वापस आपके हाथ तक पहुंचाया कि हाथ के मसल्स ने उस ग्लास को उठाया और ऊपर उठा के वो आपके ओठों से टच किया और आप पानी को पी सके, ठीक है। तो ये इस तरह से ये सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स काम करते हैं। सेंसरी नर्व्स क्या करेगा, किसी भी ऑर्गन से मैसेज को ब्रेन तक लेके जाएगा, और मोटर नर्व क्या करेगा कि उस जो भी उसने आवेग को या जो भी स्टिमुलाई को ब्रेन तक लेके गया, उसके क्या डिसीजन हुए, उसका क्या एक्शन करना है, उसको वापस उस अंग तक पहुंचाएगा जिस अंग में एक्शन होना है। क्लियर है सभी को ये, राइट। क्योंकि अभी इसका एक बार और यूज होगा जब हम रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क पढ़ेंगे, तब भी यही चीज यूज होगी एक बार, ठीक है। अब हम आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर, ठीक है। मैम एक मिनट, इसमें मिक्स और बता दीजिए। सेंसरी, मोटर एंड मिक्स आपने दोनों बताया था। काम करती हैं, दोनों काम करती हैं, वो परिस्थिति के हिसाब से सेंसरी और मोटर दोनों का काम करती है, वो मिक्स्ड हो जाती है। मैम इसका एक एग्जांपल बताएंगे प्लीज? इसके एग्जाम्पल एक्चुअली ये होती हैं इमरजेंसी के लिए, है ना, कि कभी अभी जब आपको रिफ्लेक्स एक्शन हम बताएंगे ना, तब उसमें फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी आज की ही क्लास में हम रिफ्लेक्स एक्शन भी करेंगे, ओके तब मैम। आपको वो समझ आ जाएगा, राइट। अब हमारा ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमने कौन कौन से बताए थे, एक तो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या थे, हेड और स्पाइन, सॉरी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड या रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं। अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो हमारे ब्रेन जो कि क्रेनियल कैविटी में रहता है, इससे जो नर्व निकल के जाती हैं, कहाँ कहाँ जाएंगी, आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ, ठीक है, पूरे गले के ऊपर के हिस्से में जाएंगी। और ये कितनी होती है, 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ठीक है। 12 पेयर नर्व्स निकलती हैं हमारे ब्रेन से, और जो कि पूरे ब्रेन के हिस्से को, हमारे फेशियल हिस्से को कवर करते हैं। तो ब्रेन से जो नर्व निकलती हैं वो किस में आएंगी, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, क्योंकि वो बाहर की सतह तक जाएंगी। पेरिफेरियल मतलब बाहरी हिस्सा, सेंट्रल मतलब बीच का हिस्सा, है ना, इसे अंडरस्टूड करें आप। उसी तरह से जो हमारे स्पाइनल कार्ड है, पूरी स्पाइनल कार्ड से 31 पेयर नर्व्स निकलती हैं, जो कि हमारे हाथ और पैरों में जाती हैं, सरफेस तक, ठीक है। तो जो ब्रेन से नर्व निकलेंगी उनको हम बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइन से निकलेंगे उसको हम बोलेंगे स्पाइनल नर्व। तो टोटल ये कितना हो गई, 12 पेयर क्रेनियल और 31 पेयर स्पाइनल। अब हम आगे देखेंगे कि ये कैसे कैसे डिवाइड होती हैं।
ये जो 12 होती है, इसका आप लोग चाहें तो पिक ले लें। ये जो 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, वैसे मैं डाल दूंगी, यदि आपके पास नहीं भी होगा तो आप बहुत भागा दौड़ या वो ना करें, मैं डालूंगी क्योंकि पिक। तो ये जो क्रेनियल नर्व होती हैं ये 12 होती हैं, और ये देखिए आपके पूरे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, है ना, उनसे रिलेटेड होती हैं आपकी ये सारी क्रेनियल नर्व। अब इसमें देखिए फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी किससे रिलेटेड रहेगी? नोज से, स्मेल से। ठीक है, इसका भी ग्राफ आगे है, मैं बताती हूँ। ये देखिए ऑल्फैक्टरी जो रहेगी वो किससे रहेगी? स्मेल, नोज से रिलेटेड रहेगी। मतलब ये हमारे किस हिस्से में जाएगी? नाक वाले हिस्से में। ऑप्टिक मतलब देखना, तो ये किस हिस्से से रिलेटेड है? विजुअल एक्टिविटी से, और ये किस हिस्से को कवर करेगी? आंख को। ऑक्यूलोमोटर, ये आईलिड को खोलना बंद करना, आंखों का मूवमेंट करना, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी है? ऑक्यूलोमोटर। फोर्थ है ट्रैकोलियर, ये हमारे आई मूवमेंट को, जो हम ऊपर और नीचे का हिस्सा है पलक के ऊपर और नीचे का आई मूवमेंट से, है ना, उनको, सॉरी, ये आई बॉल को मूवमेंट को करेगी कंट्रोल। जो हम अपनी आई बॉल मतलब हमारे आंख के बीच का काला हिस्सा, उसको जो हम मूव करते हैं ऊपर नीचे साइड में, ये किस ब्रेन के किस नर्व के कारण होता है? ट्रॉक्लियर, राइट। फिर ट्रिजीमिनियल, ट्रिजीमिनल जो होती है ये हमारे फेस पे सेंसेशन को क्रिएट करती है, और ये हमारे जो चबाने की होती है प्रोसीजर, उसको कंट्रोल करती है, और ये हमारे पूरे निचले जबड़े तक आती है। जो हमारा निचला जबड़ा मतलब हमारे जो पूरा स्कल है, उसकी बोन कैसी है? जितने भी उसमें जॉइंट्स हैं वो कैसे हैं? इमूवेबल हैं, अचल संधियां हैं। सिर्फ मूवेबल एक कौन सा जॉइंट है? हमारा लोअर जा। लोअर जा के अलावा कोई भी हड्डी हम अपने सिर की नहीं हिला सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी नर्व आती है? ट्राइजीमिनल। ठीक है। फिर एब्डुसेंट, ये आंख मूवमेंट का, हर जैसे ये लेटरल मूवमेंट होगा तो इस नर्व के कारण होगा। हालांकि आप बस इतना ध्यान रखें कि ये आंख में यूज होती है तो भी सफिशिएंट है। फेशियल मसल्स है, ये पूरे जो हमारे फेशियल मसल्स होते हैं उनके पास तक जाती है, बाहरी त्वचा तक जाती है। ऑडिटरी, ऑडिटरी मतलब हमारे कान तक जाएगी, जो हमारे हेयरिंग सेंस को मैनेज करेगी। बैलेंस को, कान से बैलेंस, हमारी बॉडी बैलेंस होती है। आप लोग परिचित हैं क्या इस टर्म से? देखिए जैसे हम मान लीजिए खड़े हैं और अगर हम राइट साइड झुकते हैं तो हमारी ब्रेन को एक मैसेज जाता ना कि आप राइट साइड झुक रहे हैं, लेफ्ट साइड हो जाइए। अगर ये मैसेज नहीं जाए तो हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे और गिर जाएंगे। तो ये जो बैलेंसिंग का मैसेज है ये कहाँ से आता है? यही ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन पे जाता है। ठीक है, क्योंकि वो कैसे होता है कि हमारे कान में एक बहुत छोटी सी कैविटी होती है जिसमें लिक्विड रहता है, और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो जब हम किसी भी एक साइड झुकते हैं तो वो ग्रेन्यूल्स पूरे एक साइड जाते हैं, और वो पूरे एक साइड जाते हैं तो ब्रेन को मैसेज पहुंचता है कि आपकी बॉडी जो है वो अनबैलेंस हो रही है, और हम उन ग्रेन्यूल्स को फिर से इक्वली फैला लेते हैं। वर्टिगो नाम सभी ने सुना होगा। ये प्रॉब्लम, ये बीमारी यही है कि वो जो लिक्विड है वो थोड़ा सूख जाता है, तो ग्रेन्यूल प्रॉपर मूव नहीं हो पाते हैं, तो उसका बैलेंसिंग सिस्टम खराब हो जाता है। ब्रेन समझ नहीं पाता है कि बॉडी किस साइड मूव हो रही है, और फाइनली उसको चक्कर आने लगते हैं। ठीक है। ग्लासोफेरिंजियल, ये जीभ तक जाएगी, और ये टेस्ट और जीभ के जितने भी एक्शन है, मूवमेंट्स है, उन पे कंट्रोल करेगी। वेगस,
वेगस वेन जो होती है ये बहुत मतलब लंबी हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे बड़ी लंबी मोटी हमारी बॉडी में जो नर्व है वो साइटिका है ना। लेकिन ये जो वेगस है ये सबसे अधिक फैली हुई है, ये लगभग हमारे फेस से लेके हमारे स्टमक तक जाती है, पेट तक जाती है। तो ये लंबी नहीं है लेकिन फैलाव इसका बहुत अधिक है। एसेसरी शोल्डर में जाएगी, और हाइपोग्लोसियल ये हमारी टंग, जीभ को मूवमेंट देती है। ठीक है, तो ये जो पूरी 12 नर्व्स हैं हमने यहाँ देखी, इनके फंक्शंस हो गए। ठीक है, अभी ये इनमें से कौन सी नर्व किस टाइप की रहती है, तो देखिए 1 to 8 मतलब ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और वेस्टिबुलर लोकोक्लियर, ये जो है सेंसरी नर्व होते हैं। ऑक्यूलोमोटर, ट्रोकेलियर, एब्डुसेंट, एसेसरीज, हाइपोग्लोसिल, ये मोटर होते हैं। और इसमें मिक्स कौन से होते हैं, 5, 7, 9, 10 मतलब ट्राइजीमियल, फेशियल, और उसके बाद में ग्लासोफेरेंजियल और वेगस। क्लियर हो गया। तो इससे आपको क्या, सिर्फ आप ये एक चार्ट देख लेंगे ना, तो बुक में आपको पढ़ने में ये ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने सारा ढूंढ के एक फ्लो डायग्राम टाइप का तैयार कर दिया है कि आप एक डायग्राम देखें तो आपको वो जानकारी लग जाए। अब सवाल उठता है कि इतने सारे जो नाम है वो याद कैसे रखें, है ना मुश्किल काम। ठीक है, तो उसका भी मैंने आप लोग के लिए सॉल्यूशन ढूंढा है। सो देखिए, only one of the two athletes felt very good, victorious and healthy. देखिए, only olfactory, one optic, of oculomotor, the trochlear, two trigeminal, athlete, abducent, felt, facial, very, vestibular locochlear, good, glossopharyngeal, victorious, vagus, and accessory, healthy, hypoglossial. ठीक है, तो ऐसा आप अपना खुद का भी कोई सेंटेंस बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसी को पढ़ें। बट अगर आप कुछ ऐसा एक सेंटेंस क्रिएट कर लेंगे तो वो आपको याद करने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी हम लोकेशन देखते हैं। ये पूरा ब्रेन का डायग्राम है और इसमें ये सारे इसकी लोकेशंस दिखाई गई हैं। इसमें स्टॉक पोर्शन ये वाला है। ठीक है, नीचे से दिखाया गया डॉर्सल व्यू है ये ब्रेन का। ठीक है, तो ये हिस्सा ऑप्टिक नर्व का है, ये ट्राइजेनियल का है। तो इसका भी मैं अभी बना नहीं पाई हूँ, एक छोटा सा चार्ट मैं आपको बना के दे दूंगी कि किस नर्व की लोकेशन क्या है। ठीक है, तो वो एक मैं कर दूंगी काम आप लोग का। तो ये अभी हमने कौन सी पढ़ी है, क्रेनियल नर्व। अब इसके बाद हम आते हैं, कौन सी थी दूसरी, स्पाइनल नर्व। कितने पेयर थी, 31 पेयर। तो स्पाइनल नर्व्स कहाँ से निकलेंगी, सारी स्पाइन से। ठीक है ना, और कहीं से नहीं निकलेंगी, वो सारी स्पाइन से निकलेंगी। अब इसमें देखिए, जो पहले हमने क्या बताया था आपको, ये जो सर्वाइकल है ये 7 होते हैं। ठीक है, तो 7 होते हैं, लेकिन एक जो फर्स्ट सर्वाइकल होता है, लगभग हर जितने भी ये वर्टिब्रा हैं सबके नीचे से एक निकलता है, एक पेयर, मतलब एक लेफ्ट साइड जा रहा, एक राइट साइड जा रहा। ठीक है, अब हर के नीचे से निकलता है, लेकिन जो ये फर्स्ट है सर्वाइकल के ऊपर, हमने क्या बोला था, मेडुला ऑब्लांगेटा,
जिससे सर्वाइकल जुड़ जाता है। तो मेडुला ऑब्लिगेटा और सर्वाइकल के बीच से भी एक पेयर निकलती है। तो यहाँ पर चूंकि 7 सर्वाइकल है तो पेयर्स कितने हो जाएंगे, 8, है ना, क्योंकि एक फर्स्ट वाले के ऊपर से भी निकल रही है। क्लियर हुआ ये? तो सर्वाइकल जो स्पाइनल नर्व्स है उनके कितने पेयर हो जाएंगे, 8, और सर्वाइकल कितने होते हैं, 7। ये दोनों चीज क्लियर हुई? 8 क्यों होगा, क्योंकि पहली वाले के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से एक पेयर निकल रही है। अब थोरेसिक कितने बताए थे, इसके बाद ये जो हमारे चेस्ट और हार्ट के पीछे रहते हैं थोरेसिक, ये 12 रहते हैं, है ना। तो यहां से कितनी नर्व्स निकलेंगी, 12 पेयर। तो उनको क्या हम बोलेंगे, 12 पेयर ऑफ थोरेसिक स्पाइनल नर्व। क्लियर? नेक्स्ट क्या आता है, 5 लंबर। 5 होते हैं लंबर, तो इससे कितने नर्व्स निकलेंगे, पेयर 5। तो उसको हम क्या बोलेंगे, 5 पेयर ऑफ सैक्रल स्पाइनल नर्व। और उसके बाद में लंबर स्पाइनल नर्व बोलेंगे, जो लंबर से निकलेंगी। और इसके नीचे 5 सैक्रल होते हैं और एक टेलबोन। ठीक है, जो 5 सैक्रल होते हैं उसमें से 5 पेयर सैक्रल नर्व, स्पाइनल नर्व, और जो टेलबोन होती है उससे 1। हो गए आपके 31, काउंट कीजिए। ठीक है, 31 पेयर हो गए, है ना। यस तो मैम। इस तरह से ये 31 निकलते हैं। और इस पिक्चर में भी आप देखिए, ये हमारा सर्वाइकल रीजन है, कर्सर दिख रहा है ना मेरा आपके, हाँ, ये हमारा सर्वाइकल रीजन है। यहाँ पर 7 सर्वाइकल होती हैं, तो यहाँ से कितने पेयर निकलेंगे, 8। ठीक है, फिर यहाँ से ये चेस्ट के पास पूरा ये यहाँ तक थोरेसिक है, थोरेसिक 12 होती हैं, तो इससे कितने पेयर निकलेंगे, 12। और फिर यहाँ ये जो ब्लू हिस्सा दिख रहा है ये लंबर है, लंबर 5 होते हैं, तो इससे कितने पेयर निकलेंगे, 5। इसके नीचे सैक्रल 5 होते हैं, तो उससे कितना पेयर निकलेगा, 5। टेलबोन 1, सो उससे 1, टेलबोन लगभग नीचे आ जाती है। ठीक है, तो हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो कैसे बना, 12 क्रेनियल नर्व से, और 31 जो नर्व है वो कौन सी है, पेरिफेरल या स्पाइनल नर्व है, सॉरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल नर्व है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, अब ये जो स्पाइनल नर्व होती हैं, ये कहीं कहीं कुछ कुछ पर्टिकुलर रीजन होते हैं जहां पर जाकर आपस में मिल जाती हैं। जैसे हम बहुत सारे धागे फैला है ना, नर्व कैसे धागे जैसे पतली होती हैं, और वो कहीं मिलकर एक एक गुच्छा जैसा बना लें, तो ऐसा हमारी बॉडी में होता है, और उसको हम बोलते हैं नर्व फ्लेक्सेस। क्लियर हुआ? नर्व फ्लेक्सेस, ये लिखा हुआ है जो PLEXUS, फ्लेक्स। तो ये जो नर्व फ्लेक्स होते हैं ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो जो हमारी सर्वाइकल नर्व होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा कहाँ है, यहाँ पर 7। क्लियर है? तो ये जो 7 वर्टिब्रा होती हैं इसमें से, इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, C से, C1 C2 C3 C4, है ना। तो C1 से लेके C4 तक से जो ये सर्वाइकल नर्व्स निकल रही हैं वो एक फ्लेक्स बनाती हैं जिसको कहते हैं सर्वाइकल फ्लेक्स। C1 C2 C3 C4 से, फिर C5 से लेके T1, थोरेसिक को हम क्या इंडिकेशन देते हैं, T, और वो कितनी होती है, 12। तो C5 से लेके T1 तक की जो नर्व होती हैं वो एक फ्लेक्स बनाती हैं, और चूंकि ये लंग्स के पास रहती हैं, है ना, तो इनको कहते हैं ब्रोंकाइल फ्लेक्स। क्लियर हुआ? नेक्स्ट मैम ये नेम्स कहाँ लिखे हुए हैं जो आप बोल रहे हैं?
शायद थोरेसिक फ्लेक्स का नहीं, ये लिखा हुआ देखिए, ब्रोंकियल फ्लेक्स दिख रहा है। यस मैम। इसमें शायद सर्वाइकल नहीं लिखा है, ओके, स्पेस ना होने। C1 to C5 सर्वाइकल है। C1 से C4, C4 ओके मैम। ठीक है, और C5 से T1 तक हमारा ये जो ब्रोंकियल फ्लेक्स लिखा है ये है, ठीक है। फिर जो हमारा T1 तक हमने ये लिया है फ्लेक्स, तो T2 से लेके T12 तक कोई भी फ्लेक्स नहीं रहता है, ठीक है। T2 से लेके T12 तक कोई भी फ्लेक्स नहीं बनता है। फिर नेक्स्ट हमारी जो लंबर आती है, लंबर कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। उसमें भी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से, L1, L2, L3, ठीक है। तो L1 से लेके L4 तक की जो नर्व होती हैं वो लंबर फ्लेक्स बनाती हैं, ये, ठीक है। और L5 से लेके S5 तक जो बनाती हैं वो सैक्रल फ्लेक्स बनाती हैं। और लास्ट की जो सिंगल नर्व होती है, कॉक्सियल ब्रेन होती है, सॉरी नर्व होती है, ये जो एक पेयर ऑफ कॉक्सियल स्पाइन नर्व होती है ये कॉक्सियल फ्लेक्स बनाती है। ये पिक्चर इसके ऊपर आ गया है तो ढक गया है, यहाँ पर था इसका नाम। कॉक्सी की स्पेलिंग आप यहाँ से देख लीजिए और उसको कॉक्सियल कर दीजिए, थोड़ा सा डिफर हो जाएगी, COCCYGEAL, कॉक्सियल फ्लेक्स। कर ली सभी ने नोट? तो ये जो होते हैं ये 5 फ्लेक्सेस बनते हैं। फ्लेक्सेस मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं कि नर्व्स का एक गुच्छा, जहां बहुत सारी नर्व्स आपस में मिलकर एक नेट या एक जाली जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। मैं लास्ट वाली आपने जो कहा कॉक्सी स्पाइनल नर्व्स वो कहाँ होती है? ये जो हमारी टेलबोन होती है ना, ये वाला इंडिकेटर दिख रहा है आपको, सबसे नीचे टेलबोन से जो एक पेयर कॉक्सिक स्पाइनल नर्व निकलती है, यही आगे जाके एक पूरा नेट बनाती है और उसको कहते हैं कॉक्सियल फ्लेक्स। ओके मैम। अब आप लोग कल किसी ने शायद क्वेश्चन भी किया था ना, ये नर्व के बारे में, साइटिका नर्व के बारे में कल किसी ने किया था शायद। यस मैम, मैंने किया था मैम। तो ये है, ये जो साइटिका नर्व है ये है, ठीक है, दिख रहा है। अब ये नर्व हमारे शरीर की सबसे बड़ी और मोटी नर्व होती है, ठीक है। सबसे बड़ी और मोटी नर्व हमारे शरीर में कौन सी है, साइटिका नर्व। और इसका L4 और L5 और S1, S2, ये 4 जगह से ये निकलती है। तो मैम ये तो लंबर और सैक्रल दोनों में आ गया। हाँ, लंबर और सैक्रल दोनों में आ गया। हाँ, ये जो सैक्रल फ्लेक्स बना रहा ना उसी में एक साइटिका नर्व है, ठीक है ना। तो जब ये यहाँ से निकलती, आप देखिए ये जो जा रही है साइटिका नर्व, ये सबसे मोटा जो एक ब्लू दिख रहा ना, ये पॉइंट जिस पर मेरा भी कर्सर मूव हो रहा है, ये साइटिका नर्व है। और ये कहाँ से निकलती है, ये लंबर, ये फ्लेक्स बन रहा है, ये सैक्रल फ्लेक्स, सैक्रल फ्लेक्स से ये निकलती है और ये पूरे नीचे तक एड़ी तक आती है, मतलब हमारे पैर के पिछले हिस्से से पूरा नीचे एड़ी तक आती है। क्लियर हो गया ये? यस मैम। कुछ पूछना तो नहीं? नो मैम। बस इतने बच्चे नहीं।
मैम एक मिनट, ये जो आपने बताया कि ये पैर तक आती है, तो ये L4, L5, S1, S2 से यहाँ से फ्लेक्स की तरह निकलती है और पूरा नीचे तक इसका इफेक्ट आता है, ये कहना चाहते हैं? हाँ, फ्लैक्स एक जगह बनता है, जैसे ये नर्व्स यहाँ से निकले दिख रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने एक नेट बनाया जिसको हम फ्लैक्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ जरूरी तक नहीं कि कैसे हो वही गया? नेट आगे जाए। ये एक Okay. रीजन में इन्होंने नेट बनाया और उसके बाद फिर ये इंडिविजुअल आगे बढ़ गई, है ना। अच्छा, जो जैसे नेट है वो L4, जैसे L5, देखिए, S1 और S2 का है। आपके घर के वायर होते हैं ना, पहले एक सप्लाई आती है इलेक्ट्रिसिटी की जो पिलर से आती है ना, फिर उसको आप मीटर तक एक ही रहता है वायर मोटा, फिर उसको आप सब में फैलाते हैं, फिर वो रूम में जहां जहां आपके स्विचेस हैं वहां पर वो एक नेटवर्क बना देते हैं, और फिर इंडिविजुअल वहां से चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए पंखे की तरफ जाना, फैन की तरफ या ट्यूबलाइट की तरफ, वो इंडिविजुअल वायर चला जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही कनेक्शन है, ओके, है ना, कि हमारी जो स्पाइन कार्ड है इससे हमारा मेन सप्लाई आ रहा है, अब यहाँ से ये पेयर्स निकले, है ना, और एक मिनट केवल ना, हेलो हेलो, यस मैम। क्लास ले रही थी दीदी, हाँ ठीक, ओके ओके। तो ये क्लियर हुआ कि ये बिल्कुल हमारे वैसे ही इलेक्ट्रिक वायर की तरह ये पूरे शरीर में फैलते। तो फ्लैक्स जो बनाते हैं वो एक रीजन में बनाते हैं, फिर ऐसा नहीं कि यहाँ उन्होंने फ्लैक्स बनाया तो ये फ्लैक्स ही आगे जाएगा, फिर वो इंडिविजुअल जो नर्व है वो आगे चली जाती है। ओके और मैम, कोई थैंक क्वेश्चन? मैम फ्लैक्स का कार्य क्या होता है? ये देखिए फ्लैक्स का एकदम क्लियर वो है डायग्राम, जो कहाँ से बनता है, कैसे बनता है। फ्लैक्स का एक्चुअली पर्टिकुलर फ्लैक्स का कार्य नहीं होता है, ये सिर्फ वहां पर इकट्ठी हो रही हैं जो आपकी नर्व है, और वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो नर्व के फंक्शन होते हैं, फ्लैक्स के नहीं होते हैं, ठीक है। मैम 4 फ्लेक्सेस ही हैं क्या? 5। पर इसमें 5 तो है ना, 4। ये है ना क्रेनिया, सर्वाइकल, ब्रोंकियल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल। एक्चुअली इसमें ना ये जो कॉक्सियल नर्व्स है ना, इसको सिर्फ पेयर दे दिया है, ये फ्लेक्स भी बनाती है। आपको मैंने अभी यही नोट कराया था ना, कॉक्सियल नर्व तो कॉक्सियल फ्लेक्स बनाएगी, ओके। तो यहाँ पर ये उसका नाम इन्होंने नहीं दिया। और हमारा किस हिस्से में फ्लेक्स नहीं बनता है? T2 से लेके T12 तक, है ना। T1 तक तो हमारा ब्रोंकियल फ्लेक्स रहता है, तो T2 से लेके T12 तक हमारा कोई भी फ्लेक्स नहीं रहता। क्लियर? अब हम आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आप क्या समझेंगे? ये जो नर्व्स होती हैं ये उन रीजन में जाती हैं जहां के पार्ट ऑटो मोड पे काम करते हैं, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। जैसे हार्ट बीट, है ना, जो हमारा हृदय धड़कता है, या उसको हम हार्ट की मसल्स को क्या बोलेंगे? कार्डिक मसल्स। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट और वापस वो प्रसारित और उनका विस्तार होता है और संकुचन होता है, उसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है ना। जैसे स्टमक में जब भोजन गया और उसका डाइजेशन शुरू हुआ, तो वो हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं, वो ये ऑटो मोड पे है। तो ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज या क्रियाएं हैं हमारी बॉडी की जो ऑटोमेटिक मोड पर होती हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये किस किस को कंट्रोल करेगा? कि जैसे सारे जो हमारे विसरल ऑर्गन हैं उनको
ब्लड सप्लाई करना, फिर इसके बाद में हमारे शरीर के जितने भी कार्य हो रहे हैं उनमें सामंजस्य बनाए रखना, और इसके अलावा ये जो सिस्टम है ये फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, और वो क्या क्या है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसमें दिख रहा है आपको 2 पार्ट है। अब हम पहले देखते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों जो सिस्टम होते हैं ना, इन दोनों की क्रियाएं बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होती हैं। मतलब एक, यदि किसी, जैसे हम हार्ट का एग्जाम्पल लें, तो एक सिस्टम यदि हार्ट बीट को बढ़ाएगा तो दूसरा कम करेगा। और ये क्यों है? जिससे हमारे शरीर में संतुलन बना रहे और हमारे जो शरीर की क्रियाएं हैं वो बैलेंस्ड रहे, इसलिए ये एक प्रोसीजर की गई है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये जब हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं तो ये इफेक्टिव होता है, और जब हम रेस्ट मोड में रहते हैं, आरामदायक स्थिति में, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में शरीर के कौन कौन से अंग आएंगे? आएंगे तो सारे वही जिनकी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। तो जैसे आंख है, तो आंख की जो पेशियां हैं, चाहे आईबॉल घूमना है या मान लीजिए पलकें झपकना है, ये सारी क्रियाएं तो अपन ने देखा था पेरिफेरल के थ्रू होती हैं, है ना। लेकिन जब हम कहीं भी कोई भी दृश्य देखते हैं या लाइट कम ज्यादा होती है, तो जो हमारी पुतलियां फैलती हैं या सिकुड़ती हैं, या हमारा जो अंदर लेंस होता है वो एडजस्ट होता है आगे पीछे होके, फोकस बनाता है, वो सारा काम किसके थ्रू होगा? सिंपैथेटिक के प्रभाव से। फिर अगर लार ग्रंथियां देखें, तो खाने की चीज देखते हुए उसमें सलाइवा का सिक्रेशन होने लगता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। और मोस्टली सिंपैथेटिक में क्या होता है कि चीजें थोड़ी कम हो जाती हैं। तो जैसे जो हमारी सलाइवा है, वो अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है तो वो डाइल्यूट रहेगी, और अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, हम बोलते हैं ना कि जैसे कहीं हम बहुत डर गए तो हमारा मुंह सूख गया, मतलब हमारा जो सलाइवा है वो गाढ़ा और चिपचिपा हो गया। यूज करते ना हम लोग ये टर्म्स कि गला सूख गया हमारा, तो उस समय मतलब आपका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर जैसे आपके लंग्स की जो नलियां हैं वो फैल जाएंगी, आपका हृदय गति तीव्र हो जाएगी, और आपका जो प्रेशर है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लीवर में जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, जिससे आपको शरीर की शक्ति मिले, जिससे आपका जो स्टमक है उसमें गैस्ट्रिक जूस का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, जिससे आपका डाइजेशन वीक हो जाता है। तो इसीलिए अपन ने जब वो F3 फैक्टर पढ़ा था एंडोक्राइन ग्लैंड में, तो हमने ये देखा था ना कि अंदर की तरफ जो है वो कम हो जाती है ब्लड सर्कुलेशन, और हमको ऑक्सीजन और ग्लूकोज कम मिलने लगता है, जिससे वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। पैनक्रियास से इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो जाएगा। ये सब काम है किसके? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। अगर हमारी जो इंटेस्टाइन वॉल है वो भी थोड़ी लूज हो जाएंगी, उनमें जो हमारी इंटेस्टाइन वॉल है उसमें एक ऐसी वेव जैसी गति होती रहती, मोशन होता रहता है, जिसको पेरिस्टेटिक मोशन बोलते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि वो एक वेव जैसे मोशन होने के कारण जो हमारा खाना है वो उसमें आगे बढ़ता जाता है, और जब वो कम होता है तो ऑब्वियसली उसके आगे खिसकने में विलंब होगा, और वहां पर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू होंगी या दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनल और नॉर एड्रिनल हार्मोन सीक्रेट होने लगेंगे जब भी हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा। तो ठीक है, ये अपन उसकी बात कर रहे हैं। हमारी जो स्वेट ग्लैंड है, मतलब पसीना ज्यादा आएगा, और हमारे जो
जेनिटल ऑर्गन्स हैं उनमें भी ब्लड जाना कम हो जाए। ये सब किसका था? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। अब हम देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। अब वो इसके क्या अपोजिट काम करेगा। हमारे आईज पर क्या असर होगा कि हो सकता पलकें झपकना बंद हो जाए, या हमारी जो आई बॉल की जो लेंस है वो एकदम पुतलियां जिनको हम बोलते हैं वो संकुचित हो जाएं। लार ग्रंथियों में सलाइवरी ग्लैंड में क्या होगा कि सलाइवा बढ़ जाएगा और हमारी जो सलाइवा है वो बहुत डाइल्यूट हो जाएगी, पतली हो जाएगी। लंग्स में क्या होगा कि जितनी भी हमारी लंग्स की नलियां हैं वो सब सिकुड़ जाएंगी, संकीर्ण हो जाएंगी। हार्ट गति कम हो जाएगी, हार्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा, और जितनी भी कोरोनरी आर्टरीज हैं वो भी थोड़ी सी सिकुड़ जाएंगी, और जिससे जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें सप्लाई कम हो जाएगा। लीवर में बॉयल जूस का सीक्रेशन बढ़ जाएगा, और पेनक्रियास में इंसुलिन चूंकि सिंपैथेटिक में कम हो रहा था तो इसमें पैरासिम्पैथेटिक में इंसुलिन का सीक्रेशंस बढ़ जाएगा। स्टमक में हमने बताया था जब सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा तो जो गैस्ट्रिक जूस है वो कम हो जाएगा, तो इसमें अपोजिट होगा कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होने पर उसका सीक्रेशन बढ़ जाएगा। इंटेस्टाइन की जो क्रमानुकंचन गति होती है वो बढ़ जाएगी, तो आपका खाना जो है वो प्रॉपर ढंग से आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। आपकी किडनीज जो हैं वो यूरिन को अधिक प्रोड्यूस करने लगेंगी, तो आपका यूरिन का जो सीक्रेशन है या यूरिन का ब्लैडर है वो बहुत जल्दी फुल होगा, और आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। इसमें इसका जो स्वेट ग्लैंड होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है पैरासिम्पैथेटिक का। तो ये दोनों हमारे जो हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ठीक है मैम, एक क्वेश्चन है। ये जो सिस्टम है ऑटोनॉमिक और नर्वस सिस्टम, ये कनेक्टेड नर्वस सिस्टम है कि नॉन कनेक्टेड है, और इसको कंट्रोल कौन करता है? मतलब एक्चुअली ये हैं तो कनेक्टेड एक दूसरे से, ठीक है, लेकिन ये कंट्रोल हम नहीं करते क्योंकि ये ऑटो मोड पे होते हैं। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट हुआ तो हार्ट बीट बढ़ गई, और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हुआ तो हार्ट बीट कम हो गई। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते। तो जैसे हमने बहुत तेज दौड़ा, मान लीजिए हम कहीं से दौड़ते हुए आ रहे हैं या लंबी दूरी तक हमने दौड़ा, तो आप फील करते हैं आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो उस समय फिर आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है कि जिससे वो आपकी हार्ट बीट को नॉर्मल रेट पर ला सके। अदरवाइज अगर बहुत लंबे तक यदि वो बढ़ी रहेगी हार्ट बीट तो आपकी बॉडी प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो आपकी बॉडी हेल्दी रहे, आपके जितने भी क्रियाएं आपकी बॉडी में हो रही हैं वो अपने बैलेंस पोजीशन में रहे, उसके लिए ये दोनों सिस्टम बनाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि मैम, जैसे जो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स और होती हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, तो वो भी इसमें ही आती हैं क्या? नहीं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स अलग है, ये नर्व है, ये नर्वस सिस्टम है, वो एंडोक्राइन है। देखिए सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम अलग है, क्योंकि अगर सिंपैथेटिक आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है ना, उसको मैसेज पहुंचेगा और वो एड्रिनलिन को प्रोड्यूस करने लगेगी। तो जो हमने F3 मोड पढ़ा था कि हमारी एड्रिनल ग्लैंड से या कोई भी ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स का सीक्रेशन कम या ज्यादा होता है हमारे थॉट के थ्रू, तो वो ब्रेन से मैसेज कौन लेके जाता है? ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये मैसेंजर है सब। ओके मैम। क्योंकि जैसे एड्रिनल का सीक्रेशन बढ़ा तो ये सिंपैथेटिक नहीं बढ़ा रहा है, ये सिर्फ किडनी तक मैसेज ले जा रहा है, और किडनी फिर अपने किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है, सॉरी किडनी नहीं, एड्रिनल ग्लैंड तक मैसेज लेके जा रहा है
और फिर वो ग्लैंड सीक्रेशन को बढ़ा रही है। ठीक है ना, जैसे हार्ट रेट है, अभी हमने बताया कि सिंपैथेटिक में हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो एक्चुअली ये हार्ट बीट को नहीं बढ़ा रहा है, ये मैसेज वहां तक लेके जा रहा है कि भाई हम भाग रहे हैं, हाथ और पैर से एक मैसेज गया सेंसरी के थ्रू ब्रेन को कि हम भाग रहे हैं, हमको अधिक ब्लड की जरूरत है, अधिक ऑक्सीजन की। तो ब्रेन से वहां जो मोटर हैं उन्होंने हार्ट को मैसेज भेजा कि भाई अधिक ब्लड पंप करो। तो ये जो पूरा मैसेज जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वो कन्वे नर्व कर रही है। क्लियर हुआ आपको? मैम नॉर्मल जी मैम। कंडीशन में तो ये दोनों एक्टिवेट नहीं होती होंगी, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? लाइक जब अपन नहीं, अभी ये दोनों हमेशा एक्टिवेट होती हैं। अच्छा तो अभी देखिए जब तक, हाँ, ये दोनों सम एक्टिवेट है तो हमारी सारी बॉडी बैलेंस। बैलेंसिंग पोजीशन है ना। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ से दौड़ लगानी शुरू हुई, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। अब अगर वो लगातार हार्ट बीट बढ़ी रहेगी तो वो मेरे हार्ट के लिए ही मुश्किल हो जाएगा, मेरी बॉडी को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा और मुझे हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर जो है वो शूट हो जाएगा। तो उसके लिए हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और उस हार्ट बीट को नॉर्मल पोजीशन में ले आएगा। कम करेगा मतलब ये नहीं है कि अगर उसकी जो भी नॉर्मल जो पोजीशन है उससे भी कम कर दे, वो वहीं तक लाएगा जो नॉर्मल है। सी देखिए, जैसे आप सबके एसी यूज करते हैं, ठीक है, एसी में आपने एक टेम्परेचर फिट कर दिया, मान लीजिए कोई भी फिक्स कर दिया कि आपने 20 डिग्री फिक्स कर दिया। अब अगर बाहर ठंडा है और आपने डोर खोला तो एसी क्या करेगा, 20 तक लाके और उसको छोड़ देगा। और अगर बाहर है टेम्परेचर रूम का बढ़ा तो कम करके छोड़ देगा। तो यही जो रेगुलेशन का काम है ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में करते हैं कि यदि कोई क्रिया हमारी नॉर्मल पोजीशन से बढ़ गई तो उसे कम करना है और अगर कम हो गई तो उसे बढ़ाना है। क्लियर हुआ सभी को? मैम एक बार ये आइस का और बता दीजिए, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं हो पा रहा। आइस का क्या? मैम ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में जो आपने आइस का बताया था फर्स्ट पॉइंट, डायलेटेड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ आइस, ये बता दीजिए। हाँ, एक्चुअली इसमें बस इतना समझिए कि जो हमारी आई बॉल में जिसको हम पुतलियां बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में, तो जब सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है तो ये पुतलियां फैल जाती हैं और जब पैरासिम्पैथेटिक होता है तो ये सिकुड़ जाती है। क्लियर हुआ? मैम यही नहीं समझ आ रहा, फैल जाती हूँ सिकुड़ जाती है, मतलब ये क्या है? उनके मैम मसल्स जो हैं, देखिए मैं क्या होता है, जैसे एक मिनट सर, जैसे अभी क्या होता है कि मान लो लाइट कम है, आपकी आंखों में एक ये मैकेनिज्म होता है कि यदि मान लीजिए लाइट कम है और आप पढ़ने की कोशिश या देखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके जो मसल्स होते हैं जिनको ये फैल जाते हैं, ठीक है। और यदि लाइट अधिक है, जैसे आप सूरज की तरफ देखें, लाइट अधिक है तो ये सिकुड़ जाएंगे। तो ये ओके ओके हमारे कम या अधिक लाइट में हमारी आईज डैमेज हो जाएंगी, तो वहां के मसल्स ऑटोमेटिक एक फैलते या सिकुड़ते हैं। अब उन मसल्स को फैलना या सिकुड़ना ये मैसेज कौन लेके जा रहा है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके मैम, गॉट इट। ओके, सो ये देखिए एक चार्ट दिया हुआ है कि जैसे हार्ट बीट सारी चीजों का, कि ये एरो अप है मतलब बढ़ रहे हैं और एरो डाउन है मतलब कम हो रहे हैं। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आपने जैसा बताया, तो इससे तो हमें जो रोग या वो उत्पन्न होते हैं बीमारियां, तो इससे तो नहीं होती है ना? क्यों नहीं होंगी इससे? जब अगर आपकी लगातार, मान लीजिए आपके दोनों जो सिस्टम है वो बैलेंस में नहीं है, आप लगातार क्रोध में है, लगातार क्रोध में आपका सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता जा रहा, आपकी हार्ट रेट बढ़ती जा रही, और जब बार बार ये प्रोसीजर हो रही है, आपकी इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, इनको ब्लड की सप्लाई कम हो रही है, तो ये वीक होंगे ना।
ओके है ना, क्योंकि ये ट्रिगर तो आपके आसपास की जो बाहर के सिचुएशंस हैं उनसे ट्रिगर हो रहे हैं ना ये, यस मैम है ना। यस मैम चलिए अभी लास्ट है हमारा, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, या रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो पूरा एक आर्क बनता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो दोनों एक ही चीजें हैं, इससे हम बहुत कंफ्यूज ना हो। और ये सीधा सा ऐसा है कि जब भी हमारे, जैसे हमारे हाथ को, उंगली को, ये एक कांटों से टच हुआ, एक ये प्लांट है जिसमें कैक्टस है जिसमें बहुत सारे कांटे हैं, तो जैसे ही ये हमारा हाथ इससे टच हुआ तो यहाँ पर जो हमारी सेंसरी नर्व है, ये रेड कलर की आपको दिख रही है, यहाँ पर पेन हुआ और इस पेन को इस सेंसरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक लेके गए। ब्रेन में इसका डिसीजन हुआ कि इसके लिए क्या एक्शन करना है, और यहाँ पर जो रिले न्यूरॉन्स होते हैं उन्होंने वो मैसेज पहुंचाया मोटर नर्व तक, और ये मोटर नर्व से ये आया और यहाँ हाथ के मसल्स को मैसेज गया कि आप यहाँ से हाथ हटा लीजिए। तो हमारा जो एक्शन है उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जैसे यदि हमारे आंख की तरफ कुछ आए तो हमारी पलकें तुरंत बंद हो जाती, तो ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन बहुत सारे हैं। अगर एक जलती हुई तीली के पास आपका हाथ जाए तो तुरंत हट जाता है, और इनको ही हम प्रतिवर्ती क्रियाएं भी कहते हैं। तो इसके जो केमिकल्स होते हैं, और इसमें विसरल रिफ्लेक्शन, स्पाइनल रिफ्लेक्शन, ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट आप अभी इसको ऐसा समझ लीजिए। और ये जो पूरा आर्क बना पेन से लेकर रिस्पॉन्स तक, इसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो आज आपका जो नर्वस सिस्टम है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है, जो जो आपके सिलेबस में था। अब किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, इनको हम शॉर्ट टर्म में कैसे याद रख सकते हैं? इसमें तो देखिए नर्व का कोई नाम ही नहीं है, ठीक है, और इसको आप ऐसा कर याद रख सकते हैं कि जैसे सिंपैथेटिक है, एक एक्टिव कर रही है चीज को, एक डीएक्टिव कर रही, कम कर रही मतलब डीएक्टिव कर रही। ये टर्म्स हम सिर्फ याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सिंपैथेटिक, एक्टिव, और इसी के आगे पैरा जोड़ा, तो अगर हम डी जोड़ दें तो डीएक्टिव। तो एक्टिव, डीएक्टिव, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सिर्फ ये याद करने के लिए है ना, क्योंकि ये डीएक्टिव करती नहीं है, ये कम करती है एक्चुअली तो। लेकिन इससे हमको याद करने में इजी होता है कि सिंपैथेटिक में हमने पैरा जोड़ा और एक्टिव में डी जोड़ा, या आप अपना कोई भी फॉर्मूला क्रिएट खुद भी कर सकते हैं। सिंपल आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, आई सिंपैथेटिक मतलब इंक्रीज, डी पैरासिम्पैथेटिक मतलब डिक्रीज। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी फॉर्मूला बना सकते हैं जो आपको इजी लगे। Yes, हाँ, ma'am. लेकिन इस तरह का कुछ अगर क्रिएट कर लेते हैं तो आपको याद करने में इजी होता है। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि जब हम पेपर देना शुरू करते हैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन इंक्रीज कर रहा था, कौन डिक्रीज कर रहा था, है ना। तो ऐसा कुछ बना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैम हमारे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि पेपर पे क्वेश्चन में क्या वो सीधा डायरेक्टली हमें जैसे एक्सप्लेन नर्वस सिस्टम, क्या इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे या फिर उसके नहीं, देखिए स्पेसिफिक पार्ट? इतना बड़ा तो नहीं आएगा कोई क्वेश्चन, है ना। जी और मेरे पास जैसे ही सैंपल पेपर आ जाता है, मैंने लास्ट ईयर का मंगाया हुआ है सैंपल पेपर,
तो वो जैसे ही आ जाता है तो मैं फिर उसी टाइप के क्वेश्चन बना के आपको प्रैक्टिस जरूर करा दूंगी। ओके ठीक है ना? और ओके मैम, एक क्वेश्चन और है, जो सिलेबस में हमारे ये भी है इफेक्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस ऑन, जो भी हम पढ़ रहे हैं ऑन कार्डियोवास्कुलर, ऑन नर्वस सिस्टम। तो ये सब हमने तो ऐसे सिंगल लाइन में कर लिया कि योग से बैलेंस रहते हैं, बट अगर मतलब एज ए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट और आंसर लिखने के लिए तो हमें थोड़ा स्पेसिफिक आंसर चाहिए। देखिए जैसे आप सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को जोड़ेंगे तो इसको हम प्राणायाम से जोड़ते हैं। ठीक है, हमारे प्राणायाम में हम 2 नॉस्ट्रिल यूज करेंगे, लेफ्ट और राइट। राइट, तो हमारा जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल होता है ये चंद्र नाड़ी का होता है और राइट नॉस्ट्रिल होता है जो सूर्य नाड़ी का होता है। चंद्र नाड़ी हर एक्टिविटी को कम करती है और सूर्य नाड़ी एक्टिविटी को बढ़ाती है। मतलब चंद्र नाड़ी हमारी क्या है, पैरासिम्पैथेटिक। मतलब अगर हम चंद्र नाड़ी से प्राणायाम कर रहे हैं तो वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करेगी। और यदि हम सूर्य नाड़ी से कर रहे हैं तो वो चीज हमारी एक्टिविटी को, अंदर के टेम्परेचर को भी इंक्रीज करती है। तो अगर हम अपनी राइट नॉस्ट्रिल से प्राणायाम कर रहे हैं तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको हम यूज कैसे करते हैं, जैसे आप लोग ने अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक नाम लगभग सभी ने सुना होगा कि नॉर्मल सा अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या करते हैं कि मैं ये ऑफ कर दूं क्या प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन Yes, आंसर यस ma'am. मैम। तो ये जो प्राणायाम होता, अनुलोम विलोम का नाम सभी ने सुना होगा, है ना। तो अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है उसमें हम क्या करते हैं, मोस्टली हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं और राइट से एक्सहेल करते हैं, फिर राइट से इनहेल करते हैं और लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। अब इन जनरल सभी लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन जब हम थेरेपेटिक वे में जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जैसे अभी लगभग 1-1.5 महीने बहुत तेज ठंड थी, है ना, तब हम क्या चेंज कराते हैं कि आपको राइट से लेना है और लेफ्ट से, शुरुआत राइट से करनी। और अब जैसे होली के बाद गर्मी आ जाएगी तो हमको फिर उसको हम फिर चेंज करेंगे और उसको हम बोलेंगे कि आपको लेफ्ट से लेना है। मैम विंटर्स में राइट से करते हैं ना? हाँ, विंटर में राइट से। तो ये जानकारी जब तक आपको नहीं होगी कि हमारे राइट से जो है क्या क्या होता है, चीजें जो क्रियाएं हो रही हैं उनकी स्पीड बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, क्योंकि ये सूर्य नाड़ी है। अब जैसे सपोज किसी को मान लीजिए हाई बीपी है, हाई बीपी है मतलब उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव है, सारी चीजें ज्यादा हैं, तो हमको क्या करना है, उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करना है। अब अगर हम उसको राइट से ही प्राणायाम करा देते हैं तो मालूम पड़ेगा कि उसका और इंक्रीज हो गया। तब हम उसको क्या कराएंगे कि भले ही ठंड है लेकिन हम उसको लेफ्ट से कराएंगे, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की क्या आवश्यकता है। उसको हम जब हम थेरेपी में जाते हैं, जनरल में तो हम कह सकते हैं कि अनुलोम विलोम करना मतलब लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। लेकिन जब थेरेपी में जाते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से चेंज करते हैं। तो वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको ये सारी चीजों का नॉलेज हो। तो जब आप हठ योग का पेपर पढ़ेंगे ना और योग भी पढ़ेंगे तो आपको ये कोरिलेट करते बनने लगेगा। अभी आप क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको अभी योग का भी पूरा नॉलेज नहीं है ना। तो जब आप ये तो अभी हम एक साइंटिफिक कहना चाहिए कि स्थूल शरीर की पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। जब हम अपने योग के अकॉर्डिंग भी पढ़ लेंगे कि योग में क्या होता है, कैसे होता है। अब जैसे 6 क्रियाएं हैं, है ना, 6 क्रियाओं में बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिनसे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो कुछ ऐसी हैं कि पैरासिम्पैथेटिक होगा। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि आप जितनी अच्छी स्टडी करें उतना कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी बुक्स बहुत कम मिलेंगी कि जिनमें ऑलरेडी कोरिलेट करके दिया हुआ हो।
तो जब आपको मालूम है कि एक ही जगह से काम हो रहा है तो ऑब्वियसली एक दूसरे को इफेक्ट करेंगी और आपको रिलेट कर लेंगे। जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, आपको मालूम है कि ये पूरा सरफेस पर यही काम करता है। अब किसी व्यक्ति को स्किन में प्रॉब्लम है तो आप उसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे काम करेंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा है वो बोलता है कि नहीं मेरी तो मेमोरी लॉस हो रही है, मैं भूल जाता हूँ, तब आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम जो भी हो पहले आपको ये खुद पता करना पड़ेगा कि उसके लिए मुझे करना क्या है। अदरवाइज वही होगा जो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हम जन्म से फ्रिज देखते आ रहे हैं, उसमें बंद हो गया तो हमने उसको खोला और ठीक करने लगे, है ना। लेकिन उसके पहले आपको उसके अंदर की टेक्नोलॉजी समझना जरूरी हो। तो आप लोग सब बहुत अच्छे योग थेरेपिस्ट बनेंगे, मेरा ऐसा सोचना है। तो आप लोग ये सब बस पढ़ते जाएं तो आपको ऑटोमेटिक ये कोरिलेट करते बनने लगे। मैम एक बार ये मिक्स्ड इम्पल्सेस का प्लीज एग्जांपल से समझा दीजिए, मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा। किसका मैम, रिपीट कीजिए प्लीज। मैम मिक्स्ड इम्पल्सेस था, एसबीएम तो मुझे समझ आया, सेंसरी ब्रेन हाँ, देन हाँ। मोटर, बट ये मिक्स्ड जिसमें फेशियल सेंसेशंस आ गए, फेशियल मसल्स आ गए, ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा, मतलब ये किस टाइप से है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं आपको 1 मिनट दीजिए, कोई एग्जांपल सोचती हूँ उसके लिए कुछ। एक्चुअली मिक्स्ड ना ऐसे होती हैं कि जो एक ही लेवल पे दोनों काम कर लेती हैं। मतलब वो कभी सेंसरी की तरफ मैसेज ले भी जाती हैं और मोटर की तरह उनसे मैसेज वापस भी आ जाता है। तो ये जो होती हैं मतलब आप कैसे बोले, जो आर्क बन रहा है ना मैसेज, एक तो हो गया मैसेज ले जाने वाला मैसेंजर, एक हो गया मैसेज वापस लाने वाला। तो ये दोनों काम कर लेती हैं, इसलिए इनको मिक्स बोलते हैं कि ये ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज लेके भी जा सकती हैं और ब्रेन से ऑर्गन तक वापस मैसेज को ला सकती हैं। तो हम सेंसरी और मोटर दोनों का ये काम कर लेती हैं, इसलिए इनको मिक्स बोलते हैं। आप म्यूट में हैं सोनिया जी, म्यूट है, आप अनम्यूट कीजिए। मैम इसका फिर आर्क नहीं बनेगा, लाइक अगर मिक्स्ड है हाँ तो आर्क? हाँ, वो आर्क नहीं बनेगा, लेकिन कई जगह बनेगा भी। इसलिए बनेगा क्योंकि जैसे सपोज आपके हाथ ने टच किया किसी फ्लेम को, ठीक है, तो हाथ ने टच किया तो यहाँ पर जो नर्व है, मान लीजिए मिक्स नर्व ही है, वो मैसेज ले गई ब्रेन तक, लेकिन दूसरा मैसेज कहाँ जाना है, यहाँ। तब ये अपने आप को ऐसे हटाएगा, हमारे आर्म मसल्स को जाना है, फिंगर को नहीं जाना है, क्योंकि इस फिंगर को हटाने वाला तो कोई और है ना। ये मसल जब तक सपोर्ट नहीं करेंगी तो आप फिंगर को ज्यादा से ज्यादा ऐसा कर सकते हैं। तो यहां से जब ब्रेन से दूसरे के नर्व्स के थ्रू यहां पर मैसेज पहुंचेगा आपके आर्म पे, तब आप उसको हटाएंगे। क्लियर हुआ? तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपकी आंख की तरफ कुछ फेंका, तो चूंकि वो पलक को ही झपकना है तो वहां आर्क नहीं बनेगा, क्योंकि पलक से ही मैसेज गया और पलक से ही आ गया। लेकिन कई बार, अभी जैसे एक प्यास का एग्जाम्पल लिया था कि हमारे गले की सेल्स जो है वो सूख रही हैं, लेकिन पानी का ग्लास हाथ को उठाना है। सो डिपेंड करता है कि एक्शन क्या हो रहा है और उसका रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका वो आर्क बनेगा या नहीं बनेगा। क्लियर? हमारी बॉडी जो है ना एक बहुत बहुत एडवांस मशीन है कहना चाहिए, है ना। तो उसको अभी भी इतना इतना अधिक डेवलपमेंट होने के बाद भी, जैसे मैंने एंडोक्राइन में कई आपको बताए थे कि उसके फंक्शन ही नहीं मालूम है कि क्या है ग्लैंड्स के। तो ऐसा तो नहीं कि वो अगर बॉडी में है इट मीन्स कुछ ना कुछ तो उसके फंक्शन होंगे 100%, बट वो ठीक है कि हम नहीं पता कर पा रहे। तो जो हमारी बॉडी की मशीनरीज है वो एकदम एक्सीलेंट है और
वैसा दूसरा कोई बना पाना बड़ा मुश्किल काम है। चलिए, और कोई है क्या क्वेश्चन? सभी को क्लियर है? थैंक यू मैम। Okay. चलिए, इसको आप एक बार रिवाइज करिएगा, मैं भी भेज दूंगी थोड़ी सी देर बाद।